क्या? या अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कॉलम्स भी लिखते हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और ऑथर भी हैं, बड़ा कुछ है। तो बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। आज सर हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये इस्लामोफोबिया क्या है और ये जिक्र कहाँ से निकला और क्यों, और दूसरी बात ये कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बल्कि टैग भी किया था, कल परसों की बात है कि इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के मौलवी ने अपनी मस्जिद के सोफे जला दिए, ये कहकर के जी सहाबा कराम जो है वो सोफों पे नहीं बैठा करते थे। तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं कि कहाँ जा रहा है पाकिस्तान? और ये सब कुछ वैसे कहा तो यही जाता है कि भुट्टो और ज़िया-उल-हक के ज़माने से जो है ये जिहाद और नफ़रत, नॉन मुस्लिम्स के लिए नफ़रत और ये सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन अब यहाँ तक आते-आते अब इतने जो ज़िया-उल-हक का कहना चाहिए जो उसने बीज बोया था ज़हर का, वो अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा बल्कि बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है हमको। देखिए, अब अगर मौलाना साहब को सोफे जलाने थे तो कम से कम लैपटॉप तो तोड़ते। तो ऐसा अच्छा, वो खैर हथौड़ा भी हमने इजाद नहीं किया तो किससे तोड़ते? जाके बाजार से पत्थर वत्थर लाते और उससे करते। तो ना माचिस इजाद की है, ना लैपटॉप इजाद किया है, ना पिछले कुछ 500 साल में किया ही नहीं है। इनफैक्ट सन 1258 के बाद जब से तुर्कों ने कंट्रोल किया इस्लाम को, दुनिया इस्लाम में जहालत जो है भरपूर फैली हुई है। उससे पहले का जो वक्त था जब तक अरब या ईरानी इसमें थे तो उनका खासा कंट्रीब्यूशन है हर चीज़ में, मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में, यहाँ तक के एथिज्म में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कुरान पे भी बहस हो जाती थी मुतज़िलाइत दौर में। आप देखिए, खैर वो अशराइट फिर उसमें भी जंग में जीते। लेकिन ये जो दौर है पोस्ट टर्किश कैलिफेट जिसमें 600 साल अरबों पर हुकूमत की तुर्कों ने, इससे, इस जहालत से आप नहीं निकल सकते जब तक कि आपको समझ नहीं आएगा कि एक नेशन स्टेट क्या होता है। एक नेशन स्टेट के लिए जरूरी है कि उसमें किसी भी धर्म से बेस्ड, मजहब से बेस्ड कोई कानून नहीं बन सकता। यानी आप बाइबल पे ओथ ले लें, बाइडेन साहब ने भी ले लिया, सबने ले लिया, लेकिन कानून जो है मुल्क का वो बेस्ड होता है लेजिस्लेटर पे, और लॉ का मतलब है जो लॉ चेंज हो सके। जो चीज चेंज नहीं हो सकती वो लॉ है ही नहीं। वो फिर जहां जिस वक्त में वो लॉ बना और जो जिसने उस पर लिख दिया आप उसी में फंस के रह जाएंगे। तो मौलाना साहब ने इबादत के चक्कर में सोफे जला दिए, लेकिन कभी आप देखिएगा उसने अपना लैपटॉप टच नहीं किया होगा, कैमरे को हाथ नहीं लगाया होगा। ये तो वो लोग हैं जो बकरा ईद के दिन इनको चाहिए अपनी रोलेक्स घड़ियों पे हथौड़े मारे। ये एक बकरे को पकड़ के ले आते हैं, मैं सर उसको आपको एक ज़िबा तस्वीर कर। दिखाती हूँ, ये देखिए, जी ये वही मौलाना लैपटॉप लेके बैठा हुआ है एप्पल का। बताइए ये वही बताइए। मौलाना है। और मैं दूसरे को देख रहा था जिनका पेट माशाअल्लाह बड़ा फेयर एंड लवली था। ये देखिए, जब तक ये क्लेरिकल क्लास नहीं जाएगी ना आपके यहाँ से, वो शुरू नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि जो क्लेरिकल क्लास के चाहने वालों की अपर क्लास है, जो आपके जैसे पीर रखते हैं लोग, बड़े बड़े जमींदार लोग, या कोई अपने आप को सैयद कहते हैं या शाह कहते हैं, वो भी जकड़े हुए हैं इसी में। लोग अपनी जात और अपनी कास्ट और क्लास के अंदर फिक्सेटेड है। इसीलिए आपको ग्रीस से की मशरिक में, जैसे मैं ईस्ट ऑफ ग्रीस कहता हूँ, आपको किसी किस्म का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं नजर आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल की हैसियत मशरिक में, चाहे आप टर्की ले लीजिए, जापान, चीन ले लीजिए, इंडिविजुअल राइट्स की रिस्पेक्ट ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग नहीं है, ना आर्ट की फ्रीडम है, ना कुछ है। आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये दौर ऐसा है, इसमें ज़िया-उल-हक को आप क्या बदनाम करेंगे? ये कोल्ड वॉर की वजह से
जब नजरियाती बहस मुबाहिसा था कि एक जगह कम्युनिज्म है, दूसरी जगह कैपिटलिज्म है, तो हर हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड होती थी राइट और लेफ्ट में। अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो देयर इज नथिंग अदर देन नस्ली इम्तियाज या इलाकाई आइडेंटिटी। तो उसमें सोचने की जरूरत थोड़ी होती है। आपकी जो सोच है, आपने कुछ किया ही नहीं उसमें। आपकी अम्मा ने पैदा कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया, जाओ आप हो गए समझे शिया, पंजाबी या सुन्नी कादियानी हो गए, उसी में लिपटे रह गए, बहस कर रहे हैं। अब आप इतने नीचे चले गए कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सोच जो है उसके दुश्मन हो गए हम। लेकिन सर रज़ाउल्लाह के जमाने में तो ये एक भी बात रह गई जी आपकी, आपने इस्लामोफोबिया का। देखिए 17वीं 18वीं सदी में जो नोबिलिटी थी यूरोप की, वो बड़ी फख्र से कहती थी कि मेरा एक मुसलमान दोस्त है, या कोई मिस्र से है, या अब देखिए क्वीन विक्टोरिया का ड्राइवर अब्दुल्ला था। आज को सोच सकता है कि मेगन भी ना रखे अपना ड्राइवर पाकिस्तानी या मुसलमान। हर एक, अब आप बड़े बड़े लोग इस्लाम को स्टडी करते थे, इंटेलेक्चुअल्स, एज समथिंग विद अ फ्रेश लुक इनटू अ डोरमेंट सोसाइटी। तो उस वक्त भी वही इस्लाम था। इस्लामोफोबिया क्यों नहीं था? क्योंकि ये 1850 से 1950 तक तो इंसान की तरह रहे, जब तक कि इनके ऊपर वेस्टर्न कवानीन आए, चाहे फ्रांस की सबसे आप वो हो कॉलोनी, या हॉलैंड की हो, या अंग्रेज सरकार की होगी, हम सब ने इनहेरिट किया वो सिस्टम कि सड़क होती है, राइट ऑफ वे होता है, सिग्नल होता है, लेफ्ट पे गाड़ी चलती है, ओवरटेक यहाँ से होता है। बैलगाड़ी और ऊंट चलाने वालों को क्या पता कि राइट ऑफ वे क्या होता। वो तो बैलगाड़ी पे सो जाता है, बैल चली जा रही होती है। So we shifted to a nation state without going through the industrial revolution. ना हमारी लड़कियों ने, औरतों ने घुड़सवारी की, ना जंग की, ना कुछ किया। उनको पकड़ के बच्चे की मशीन बना दिया, वो पैदा किए जा रही है। वो अपनी सर अभी भी साइकिल और मोटरसाइकिल अगर चलाएं तो लोग बड़े मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ये कहां से आ गई है। हाँ, आपको दिल्ली में ये नहीं नजर आएगा, क्योंकि वहाँ स्कूटी नाम की, स्कूटर को सारी बच्चियां स्कूटी कहती हैं। आपको पहला शॉक मिलेगा जब आप देखेंगे छोटी छोटी बच्चियां स्कूल पे जा रही हैं, या स्कूटर पे या बाइसिकल पे। आपको मैं 1950s का बताऊं, लाहौर के अंदर मुस्तकिल औरतें जो काम करने वाली थी वो साइकिलों पे जाती थी। आपको ये मेयो गार्डन्स और ये एरिया जो है जहाँ ये बैम्बू की सड़क है, वहाँ हम छोटे थे देखते थे कि साइकिल्स पे लड़कियां जा रही हैं स्कूल। वो हमारे रिश्तेदारों की एक साइकिल की फैक्ट्री थी, ईगल साइकिल कंपनी, कैपिटल इंडस्ट्रीज। उसमें कम से कम 20% साइकिलें जो थी वो लेडी साइकिल बनती थी, क्योंकि मिडिल क्लास की लड़की कर सकती थी। क्यों? कि ये नया नया अंग्रेज गया था, इनको अभी इनके होश अभी ठीक ठाक थे, इनके ऊपर वो जो वैश्याना किस्म का ओनरशिप ऑफ वुमेन का कंसेप्ट अभी नहीं आया था। ये जब रिवर्ट होके आया है तो फातिमा जिन्ना ने अयूब खान को हरा दिया इलेक्शन में, या राना लियाकत अली खान जो हिंदू थी मुसलमान हो गई, कोई शोर शराबा नहीं होता था। उसकी जिन्ना की बेटी चली गई पाकिस्तान से, उसने ज़ोरास्ट्रियन से शादी कर ली, किसी ने शोर नहीं मचा। यू आर टू यंग टू नो दिस, बट we are the unfortunate who lived through this beautiful process, जिसके अंदर एक गोन कैथोलिक कराची में और एक ज़ोरास्ट्रियन पारसी या मलाबारी जो हमारी टी बिजनेस में डोमिनेट करते थे, या गुजराती, पीपल वर वेरी एक्सेप्टिंग। लेकिन फिर इस्लाम सबसे पहले पाकिस्तान में आया यूपी और बिहार से, और भोपाल और हैदराबाद दक्कन से। वो उन्होंने आके कहा ये सिंधी कौन है भाई, ये बंगाली कहां से आ गया, इस्लाम तो है ही उर्दू। सो वी हैव सफर्ड बोथ इन इंडिया। आप देखिए वहां क्या हो रहा है।
और पाकिस्तान में तो खैर जहालत की इंतहा है कि सोफे जला रहे हैं कि रसूलुल्लाह के ज़माने में सोफा। अरे भाई डेजर्ट में लकड़ी दरख्त होता नहीं है, इसीलिए लकड़ी नहीं होती, इसीलिए कुर्सी नहीं होती, इसीलिए लोग जमीन पे बैठते हैं। ये थोड़ी है कि जमीन में बैठने पे ज्यादा, आज तक मस्जिदों में जमीन पे ही बैठे हुए हैं। इसलिए नहीं कि जमीन पे बैठने में अल्लाह मियां बहुत खुश होते हैं। अरे भाई वहां थी नहीं लकड़ी, कोई किसी ने कुर्सी बनाई नहीं आज तक। और जो पहली कुर्सी बनी, बादशाह ने कहा ये तो मेरे लिए, वो डमास्कस के अंदर बैठ गया, ये मैं कुर्सी बैठूंगा। ये लेकिन सर ये इतने डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान में ही देखने को क्यों मिलता है इस्लामिक कंट्रीज में? जैसे ज़िया-उल-हक के जमाने में अगर आपको याद हो, मैंने सुना था बाद में भी कि कहा जाता था कि अगर कोई आदमी औरत साथ में निकले हैं तो चाहे वो मियाँ बीवी नहीं है, उन्हें रोक रोक के निकाहनामा पूछा जाता था कि निकाहनामा दिखाओ। तो मतलब कोई दोस्त के साथ भी जा सकता है, कोई और रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई कुलीग भी हो सकता है। तो ये प्रेसी दूसरा मौलाना फजलुर रहमान जो बहुत कहते हैं, कादियानियों के खिलाफ बात करते हैं, उन्होंने खुद अपना ऑपरेशन एक कादियानी डॉक्टर से करवाया, तब इनकी सारी वो कहाँ गई थी गैरत के ये ना करवाते। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं हमारे यहाँ? डबल भी नहीं है, एक ही स्टैंडर्ड है और वो है जहालत का। ये डबल ओवल छोड़ दें, चोरी का स्टैंडर्ड है। अभी वो एक बच्ची ने प्रपोज किया आपके लाहौर की यूनिवर्सिटी में, जिससे वो इश्क करती थी, पूरे क्राउड ने तालियां वाली बजाई, दूसरे दिन पता चला यूनिवर्सिटी ने उनको निकाल दिया फहाशी के इल्जाम में। यानी अगर वो लड़की की शादी हो जाती विद समवन हु शी नेवर न्यू, और उसके साथ मैरिटल रेप होता, क्योंकि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन एन अरेंज मैरिज, द वुमन गेट्स रेप्ड। शी हैज मेट द मैन, शी हैज नेवर शेकन हैंड्स। उससे कहते कि जाओ भाई अब तू ये अपनी बकरी, बैल, फर्नीचर, जहेज, ये और ये औरत ले जा, इतने पैसे दे दे भाई। तो जब औरत को बेचने का, और आप यूनिवर्सिटी में जो सच बोलने वाले हैं, वो लड़का लड़की गले मिलके उसने उसको प्रपोज किया, उन्होंने फूल रख लिए, सब तालियां बजा रहे हैं, खुश हैं। एक फोटो लेने वाला कह रहा है हमें ये क्या बदतमीजी हो रही है, उससे क्या हो रहा है? तेरे बदनसीबी का हम इलाज थोड़ी है, बदसूरत है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, तू मर जाके ऊपर जाके मिलेंगी। उस बेचारे को मिल गई, एंड ही थर्ड पार्टी वांटेड टू किल देम। तो ये इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं, एक ही स्टैंडर्ड है जिसके अंदर औरत मलकियत है, गाय, भैंस, मोटर गाड़ी, कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस, रिमोट कंट्रोल पे आजकल होती। अभी यहाँ पर सर वो औरत मार्च निकल रहा था और उसी दिन वो जमात इस्लामी वाले हया मार्च निकाल रहे थे। क्या पर्दे पहने हुए थे मौलवियों ने? क्या पहने बुरके में गए मौलवी, हया मार्च। अच्छा ये मौलवी, ये जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही थी ना, जिसने सोफे जलाए, मुशर्रफ के जमाने में ये बुरका पहन के भागता हुआ पकड़ा गया था, इसकी बाकायदा तस्वीरें हैं। ये तो इनका हाल है। और सर इसी तरीके से मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूंगी कि मुल्ला जो है इनके भी इसी तरह से दो रुख होते हैं, और ये इनकी औलादें, इनके भाई, इनके रिश्तेदार कभी जिहाद पे ये नहीं भेजते मरने के लिए, ये हमेशा मदरसे के गरीब बच्चों को ही क्यों ये गलत तरबियत देते हैं, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ डबल स्टैंडर्ड नहीं, एक ही स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड इनका है झूठ, मक्कारी और इस्लाम का इस्तेमाल एक ढाल की तरह, कि इस्लाम के का बुर्का पहना और उसके अंदर जो आप ज्यादती कर सकते हैं आप कर लें, जो झूठ बोलना है आपको बोलना। अभी मैं कुछ देर पहले इंडियन नेटवर्क पे कुछ मौलवियों से बहस कर रहा था, सिर्फ इतना सवाल पूछने के लिए कि जब इकरा पहला लफ्ज है कुरान का, तो कुरान में वो इकरा क्यों नहीं नजर आता हमें पहले वर्ड? उन्होंने आगे जलील है, ये है, पता नहीं क्या, बिकॉज इट शेक्स देम अप। ना उन्हें गिनती आती है, ना कोऑर्डिनेशन पता है, ना उनको किसी के सवाल का जवाब दे सकते हैं। वहां एक मुफ्ती वो हैं वसीम रिजवी, आप बता रहे थे नाम, वसीम रिजवी साहब ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब ये 26 आयतें, इनको आप कुरान से खारिज करें, क्योंकि ये हिंदुओं के और काफिरों के अगेंस्ट और नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट्रेड और वायलेंस फैलाती है। अरे वो तो छोड़िए, उसके जवाब में जो मौलवियों ने जवाब दिया उसकी बात प्रूव हो गई। उन्होंने कहा इसको गले से टांग दो, तो दैट मीन्स ही इज राइट। आपने तो उस मुसलमान को नहीं छोड़ा
जो बात कर रहा है कि कहते हैं कि वो साहब उस दौर की बात थी, तो अरे तो रिजवी साहब ने कहा कि अगर उस दौर की थी और इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है तो और ज्यादा कि उसे हटा दो। खैर वो जरूरी भी नहीं है, ये पॉइंट आउट ही कर दें कि दीज आर नॉट इन ऑर्डर। एक तो किसी मुसलमान को नहीं पता कि कुरान का ऑर्डर क्या है। कैन यू इमेजिन दैट? मेरे पास 1744 का कुरान है, अमेरिका का छपा हुआ, जो ऑर्डर में। एक अमीर अली थे इंडिया में, उनका है, बट वो कह नहीं पाते कि दिस इज इन द ऑर्डर हाउ कुरान वाज रिवील्ड। ये इसमें भी डर है कि पहली सूरत में आप दिन में आप 72 टाइम्स ईसाइयों और यहूदियों को पे शक करते हैं कि एक पे लानत है खुदा की और दूसरे पे वो है जो राह से उतर गए। यू नो, हमें जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम पढ़ते हैं, यू नो, सही रास्ते पे डाल, उस रास्ते पे नहीं जिस पे ईसाई निकल गए या यहूदी पे लानत जिनको पड़ रही है। दिस इज राइट देयर। और आप कह रहे हैं कि साहब नहीं, हमारे यहाँ तो कभी किसी के अगेंस्ट बोला ही नहीं जाता। अरे हजरत अली की औलादों को नहीं छोड़ा तुमने, तुम बात कर रहे हो कि यजीद को वो मानते हैं खलीफा, मुआविया को। यानी हमारा कोई हिसाब नहीं है कि द पीपल हु मर्डर्ड द प्रॉफिट्स प्रोजेनी आर कंसिडर्ड होली। तो बाकी क्या रह गया? इतनी सर जैसे वो मियाँ मिट्टू एक कैरेक्टर है यहाँ पर, जो हिंदुओं की बच्चियों को उठा के ले जाता है, उसके साथ हर लीडर की तस्वीर है, कोई उसको कुछ नहीं कहता। उसकी अभी रिसेंटली एक वीडियो तक रिलीज हुई है, उसमें 12-13 साल की बच्ची को जबरदस्ती वो जो है मुसलमान बना रहा है। तो उसके ऊपर मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ह्यूमन राइट्स वाले क्यों कुछ नहीं करते। चलो हाँ, यहाँ पे तो सब जो है वो एक डरपोक और बेकार लोग बैठे हुए, लेकिन आखिर ये चीज कब तक चलेगी, कैसे रोकी, कैसे जाए इसको, क्या करें? मैं तो पहले समझता था मियाँ मिट्टू को तोते का नाम है, ऑनेस्ट टू गॉड, मैं जोक समझता था। ये पहली दफा मैंने ये अजीब से लिबास में आदमी को देखा है। देखिए, जब आप जबरदस्ती हिंदू बच्चियों को किडनैप करके, उनको रेप करके, फिर उनको मुसलमान बना के किसी वडेरे के हवाले कर रहे हैं, आप अगर जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि ऊपर वाला एग्जिस्ट करता है, तो अब तक तो आपको हैरानी ये होनी चाहिए कि जूते क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, या शायद पढ़ ही रहे हैं इस वजह से। इट्स हॉरिफिक। आपको पूरी सिंध जो है, वहीं से तो सारा हिंदुस्तान है, सिंधु दरिया से ही निकला है, जहां हिंदू का देश है, जहां से मोहनजोदारो है, सब कुछ है, वहां से आप हिंदू साफ करना चाह रहे हैं। ये ऐसी बात है कि मक्का से मुसलमानों को निकाल दिया जाए, एंड नोबडी गेट शॉक्ड बाय दिस फैक्ट। आप किसी कहें भाई आपने तो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला के तबाह कर दिया, और बख्तियार जिसने जलाया उसके नाम पे रेलवे स्टेशन लगा हुआ है वहीं पे बिहार में, बख्तियारपुर। हमारी एक तो Hindus have not been able to understand the madness that we have inflicted. देखिए, the world's greatest genocide has been committed on Hindus of the Indian subcontinent over maybe 800 years. तैमूर के और इन सब के पढ़े आप, तो उसके बाबरी पढ़िए, ये सब, यू विल बी शॉक्ड कि किस बेदर्दी से ऑर्डर मिलता था कि हर कमांडर को 50,000 हिंदुओं के सर कटे हुए मिलने चाहिए। और हम आज के दिन भी बैठ के पढ़ के कहते हैं हाँ ये तो है, हाँ ये था, बस लेकिन बेटे का नाम तैमूर रख दे। हाउ इज दैट पॉसिबल? कौन अपना नाम औरंगजेब रखता है, बाबर रखता है? ये सोचने वाली बात है ना। तो जब हमारी जहनियत में नहीं है और हमारी हरकतें ऐसी हैं, तो इस्लामोफोबिया तो होगा ना सर। यहाँ पे जो भी कह दें, लेकिन वी आर इन अ सिचुएशन जहां हमारी कोई हरकत ऐसी नहीं है कि कोई हमको कहे कि यार मजा, माय नेबर इज अ मुस्लिम, यू नो, इट्स सच वंडरफुल पीपल। कभी ये डायलॉग आप नहीं सुनेंगी पूरी दुनिया में।
सर जितने लीडर पाकिस्तान में आए अभी तक, चाहे वो भुट्टो साहब हों, चाहे भुट्टो से लेके इमरान खान तक, सब बड़े मॉडर्न अपनी लाइफ जो उनकी है बहुत स्टाइलिश हैं, सब हैं। और लेकिन ये इस तरह के लीडर बनने के बाद ये मजहब का लिबादा क्यों ओढ़ लेते हैं? और उसके बाद ये जो थोड़े से, मैं तो कहूंगी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़े से, ये मुल्ला जो है, ये मियाँ मिट्ठू टाइप के, इनसे ये क्यों डरते हैं? ये मियाँ मिट्ठू को अरेस्ट क्यों नहीं करते? इतने इनको सबूत मिल चुके हैं पिछले 1-1.5 साल से। तो मैं जा जाके इंडियन मीडिया पे इस चीज के ऊपर डिबेट कर रही हूँ। वो वीडियो भी दिखाते हैं, पिक्चर्स भी मौजूद है, सब कुछ, सारे सबूत हैं। तो ये किस बात से ये रुके हुए हैं? कौन आपके ख्याल से ऐसा है जो उसको बैकअप दे रहा होगा कि ये इतने खौफजदा हैं कि उस आदमी को अरेस्ट तक नहीं कर पा रहे? खौफजदा नहीं है, ये सारे मियाँ मिट्ठू हैं। जब आपकी जहन में आपकी जिंदगी का पर्पस है गजवा हिंद, तो बाकी मियाँ मिट्ठू तो कॉमेडियन हुआ ना बीच में। आप तो बैठे हुए हैं लाहौर में और मुल्तान में और पेशावर में कि देखा मियाँ अभी मुगलई सल्तनत फिर से आ जाएगी। सो व्हेन यू हैव एब्सोल्युटली नो रिग्रेट इन एक्सेप्टिंग और फीलिंग अशेम्ड ऑफ आपके एंसेस्टर्स ने क्या किया। मुझे एक बात बताइए, फौजें तो मर्दों की आई ना, तो ये मुसलमान औरतें कहाँ की आई हैं? ये किधर औरतों की फौज आई थी? आपने हिंदू लड़कियों को ही उठाया तो औरतें बनी, उससे बच्चे हुए। तो आप ये तो मानिए कि आपने इतनी औरतों को उठाया होगा कि इतने मुसलमान जन्म दें। या बताइए कौन सी फौज आ रही थी औरतों की यमन से और चीन से कि हम यहाँ सीपैक बनाएंगे और शादी करेंगे और बच्चे? कुछ भी नहीं। जो आया हिंदुस्तानी लड़कियों को उठा के ले गया, दमिश्क में बिक रहे बाजारों में। सो वी हैव टू फर्स्ट, अगर कभी किसी को अकल आई, ही हैज टू फर्स्ट एक्सेप्ट कि वी हैव डन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ईरान में ईरानियों ने अपना धर्म बदल लिया होगा, सारे जोरास्ट्रियन मुसलमान हो गए। ये कहीं नहीं हुआ कि दूसरे मुल्क में जाके उन वहां के बाशिंदों को वाइप आउट कर दें आप और एक नई ब्रीड लेके, वरना सारे के सारे मुसलमान इसी पे फर्क करते हैं ना कि असी पिछलों सैयदां ते शाह और लोग हाथ पांव चूम रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? कोई जैदी है, कोई नकवी है, आप क्या, आप भी तो काजमी हैं। कहीं अरबी लिंक बना रहे ना आप। मेरा ख्याल मैं तो खुल के कहता हूँ, हम राजपूत हिंदू थे। वो 1800s में कहत वैत पड़ा, हम चले गए पंजाब, वहां कसूर के अंदर शेख बरादरी जितनी भी है वो सब हिंदू हैं पहले के। तो इसमें क्या आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? मुसलमान ये नहीं कह सकता कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, फोरफादर्स थे, वो हिंदू थे और हम हिंदू कल्चर की पैदाइश हैं। बिल्कुल। रावी पे पैदा हुए हो ना, दरिया नील पे तो नहीं पैदा हुए। सतलज है, चिनाब है, इंडस रिवर पे रहता है पाकिस्तान। इंडस, इंडिया, वर्ड इंडस ये बड़े टफर लोग हैं। इनमें ये नहीं कि टू स्टैंडर्ड, इनमें एक ही स्टैंडर्ड है। मियाँ मिट्ठू 1 और मियाँ मिट्ठू वर्जन 2 या अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल पर्पस, एवरीवन इज मियाँ मिट्ठू। ये याद रखिएगा। इनको उतरते हुए वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सारे के सारे आके इनको पहले होता है, यार इतने तो सुनिया तो कुड़ियां नंगियां नचदियां ने, यार लै चलो ना सानू भी। मैं आप क्या बताऊं, इनका पहला शौक एयरपोर्ट पे क्या होता है और क्या इनकी व्यू है कि वेस्ट के अंदर दे थिंक एवरी वुमन इज अ प्रोस्टिट्यूट। दिस इज इन देयर माइंड कि देखो दफ्तर जारी कैसेट राम में बैठी हुई है, गैर आदमी के साथ बैठी हुई। अरे भाई वहां कुछ सोच ही नहीं रहा है, ये तुम्हारे जहन में है। सो वी नीड, अनलेस देयर इज some serious debate within Muslims of a very fundamental nature कि क्यों दुनिया हमसे, क्यों जापान ने तय किया कि मुसलमान मस्जिद नहीं बनने देंगे, कुछ भी हो जाए। न मंदिर पे तो नहीं रोका, बुद्धिस्ट टेम्पल सारा का बुद्धिज्म इंडिया से है, दे रिकॉग्नाइज इट। वो कभी नहीं कहते कि हमारा इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं, उनको सब पता है कि बुद्धिज्म कहां से आई।
तिब्बत के बुद्धिस्ट कौन है, कैम्बोडिया, लाओस, ये सारा हिंदुस्तान से अफेक्टेड है। कभी किसी से सुना आपने कि नहीं 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 ये नहीं है? सर मगर सर वो देखिए ना, मुस्लिम उम्मा तो हमारे साथ बहुत बुरा कर रही है। पहले सऊदी अरब ने पैसे वापस मांग लिए, अब यूएई कह रहा है पैसे वापस करो। तो ये वो तो बहुत अपने आप को बताते हैं कि हमने तो सारी कंट्रीज को अपने साथ मिला लिया कश्मीर के लिए, और हाल यहाँ पर ये है कि वो कह रहे पैसे तो नहीं 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 नहीं, कोई इनके साथ नहीं है। जब आप किराए के टट्टू बन के जनरल्स एक्सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान की नंबर 1 एक्सपोर्ट आपको पता है क्या है? फौज है। पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ कभी रहता ही नहीं है पाकिस्तान में। अब आओ, शरीफ जो थे, जनरल शरीफ, वो तो वहीं बैठे हुए हैं ना। एवरीवन इज आउटसाइड, एवरीवन इज अ मल्टी मिलियनेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स और इन कनाडा। तो एवरीवन नोज के ये लूट मार हमारी सरजमीन का हो रहा है। 1947 से ही अंग्रेज ने बनवा दिया पाकिस्तान, लूट मार चल रही तब से। तब कहते थे, दुआ मांगते थे, ये जिना बुढ़ा कब मरेगा। लियाकत अली खान का है, ही वुड आस्क द डॉक्टर्स व्हेन इज दिस गाय गोइंग टू डाई, ताकि उनकी नौकरी चले। फिर उनको ठुस करके मार दिया किसी ने। तो किलर्स, किडनैपर्स, अंग्रेज की खिदमत करने वाले लोग। देखिए, गदर की जंग में भी पंजाबी थे जिन्होंने अंग्रेज की मदद की। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, सिंध, बलोचिस्तान से बंगाल और तमिलनाडु, हर जगह ने गदर में हिस्सा लिया अपना। पंजाब ने कहा नो प्रॉब्लम सर, आप पैसे वैसे का इंतजाम कर दें, हम दिल्ली में उड़ा देंगे फोर्ट को। तो वी नीड, अनलेस वी स्टडी अ पास्ट एंड रिकॉग्नाइज के वेयर वी आर रॉन्ग। अब यही नहीं हम माने कि हम गलत रास्ते पे हैं, तो मियां मिट्टू का या किसी और का, जनरल जिया का फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट तो हमारा है ना कि हम अपनी मादरी जबान नहीं बोलते, शर्म से मर जाते हैं। इंडिया की जबान बोलने में फख्र करते बोल के, जो दुश्मन है उसकी जबान हमारी नेशनल लैंग्वेज है। अजब है सितम हम पे। वी नेवर लर्नड एनीथिंग इन 71, तो अब क्या सीख लेंगे हम? और इस्लामोफोबिया आप देखिए, इट इज एन एक्सप्रेशन जो लेफ्ट विंग गिल्ट रिडन वाइट जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये सूडो कम्युनिस्टों का, ग्रेटा टाइप के लोगों का, इसमें है कि मुसलमान कुछ भी कर ले, यहाँ लाउड स्पीकर पे अजाने देने लग जाए कनाडा में, अगर आपने कुछ कहा तो इस्लामोफोबिया, रेसिज्म है, और उसके खिलाफ कानून बना दिया गया। तो आपको कौन बर्दाश्त करेगा एज अ पड़ोसी? सर जैसे कि मतलब मुसलमानों के बारे में कहा जाता है, जो पढ़ाया जाता है हमें कि जी ये लिखा है किताब में या कुरान में, हर जगह लिखा है कि जी सच बोलो, पूरा तोलो, किसी को नुकसान ना करो, किसी इंसान को तकलीफ ना दो। ये सारी चीजें तो हमने देखा कि यूरोपियंस में है। मैंने देखा मुसलमानों में, पाकिस्तानी में तो कम से कम नहीं है। कम भी तोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, दूसरे को तकलीफ भी देते हैं, उनके साथ कुछ भी सलूक करते हैं। और वो सारी नेकियां जो लिखी गई हैं कि ये मुसलमान में होनी चाहिए, वो सारी यूरोपियंस में, ना वो कम तोलते हैं, ना वो झूठ बोलते हैं, ना वो किसी को नुकसान करते हैं। तो ये किस तरह का इस्लाम है यहाँ पर? और खाली यहीं पर है या हर इस्लामिक कंट्री इसी तरह से है? सारी ऐसे जहां हर चीज में आप अल्लाह को ले आएंगे, आप जिम्मेदारी अपनी डाल रहे ना कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, पत्ता नहीं हिलता। तो भैया जहां जो मर गया, वो अल्लाह के हुक्म से मरा। वेस्टर्न कंट्रीज का मसला ये नहीं कि वो उन्होंने इस्लाम पढ़ के सुधर गए, वो एथिक्स को समझे कि धर्म का इस्तेमाल, मजहब का इस्तेमाल मत करो अपनी सियासी नोकझोंक में। उनका नाम क्रिश्चियन डेमोक्रेट होता है, उनके ओपोजिशन का सोशल डेमोक्रेट होता है, लेकिन ना क्रिश्चियनिटी की बात उसमें हो रही होती है, ना कोई उसमें कम्युनिज्म की बात हो रही होती है। आपके जो पाबंदी लग रही है हर जगह बुरके पे, वो क्यों लग रही है? आपकी एक तो अंदाजा लगाइए कि बुरका कोई लिबास हो सकता है। कोई दुनिया की सिविलाइजेशन एक्सेप्ट करेगी कि अल्लाह ताला ने जैसे पैदा किया, उन्होंने कहा नहीं साहब, वो अल्लाह मियां भूल गए कपड़ा डालना मुंह के ऊपर। अजीब औरतें चली जा रही होती। मैंने तो एक डेमोन्स्ट्रेशन देख के
ये नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा था, मैं ये कह रहा था ये किस टाइप के लोग, इनके बच्चों को क्या होगा। 1000 औरत बुर्का दिल्ली में पहन के, उनके हाथ में था हैंग तारिक पता, वो जुलूस लेके जा रही थी और मैं वहीं खड़ा था। उन बेचारियों को ये नहीं पता था किस लिए क्या कर रही है, पीछे मर्द उनको बता रहे थे, यूं गाली देते हुए जाना। तो जब आप बुर्के को एक्सेप्ट करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ अटायर सैंक्शन्ड बाय गॉड, तो आपकी कौन इज्जत करेगा? इस्लामोफोबिया नहीं होगा। उसामा बिन लादेन वो बुर्के में, मुल्ला उमर वो बुर्के के अंदर, जिसको देखिए जो भागा कहीं से भी, यहां हमारा बैंक चोरी हो गया बुर्के के अंदर, एक गोल्ड की दुकान, ज्वेलरी की दुकान लूट ली पाकिस्तानियों ने। औरतें बुर्का देख रही हैं, वो 2 औरतें, दोनों मर्द हैं, वो धड़ाधड़ उसमें डाल रहे हैं, भाग गए। गोरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, किसके अगेंस्ट बोले, कहीं उसे कोई रेसिस्ट ना बोल दे। गुस्से में भरे हुए हैं लोग। आप ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ईस्ट यूरोप में देखें, वहां तो पाबंदी, उन्हें कहा एंटर ही नहीं होगा कोई। तो हरकतें अपनी ठीक करने वाली नहीं। इस्लामोफोबिया क्या है? क्यों 18वीं सदी में इस्लामोफोबिया नहीं था? मगर सर आप क्या समझते हैं, किस तरह के रिलेशंस अब आगे पाकिस्तान के हो जाएंगे इस्लामिक कंट्रीज के साथ? क्योंकि सऊदी अरब ने भी अपना लोन वापस ले लिया, यूएई ने भी कह दिया, और साथ ही एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि ये रिसेंटली जो अभी आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन में, बल्कि चेयरमैनशिप के इलेक्शन में जिस तरह से कैमराज निकले और फिर जो तमाशा हुआ पूरी दुनिया ने देखा, और ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तान के लिए कि इस तरह से कैमराज निकले और इस तरह से तमाशा चल रहा था, लेकिन सब बड़े रिलैक्स बैठे हुए, प्राइम मिनिस्टर भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कोई तवज्जो नहीं देता पाकिस्तान पे, और वेस्ट इसकी मार खाएगा। 9/11 पूरा पाकिस्तान में हुआ, खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तानी था, हर सारी प्लानिंग यहाँ पे हुई दुनिया के। लंदन का 7/7 बॉम्बिंग पाकिस्तानियों ने, तेल अवीव के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तानी, मड्रिड, जावा, किधर भी चले जाइए, फिलीपीन चले जाइए, आपको पाकिस्तानी ट्रेन टेररिस्ट मिलेगा। ये क्या वजह है? क्यों है कि कोई टर्की का ट्रेन टेररिस्ट नहीं मिल रहा, या दुबई से कोई टेररिस्ट नहीं जा रहा है, कोई यमन से नहीं जा रहा है? और ये सब उस वक्त हो रहा है जब एक मुस्लिम कंट्री के अंदर हजारों के हिसाब से बच्चे मर रहे हैं। मैं यमन के फैमिन की बात कर रहा हूँ। Thousands of children are dying। और इराक, ये ईरान और सऊदी अरेबिया अपना शिया सुन्नी चक्कर वहां चला रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। कौन सिंपैथाइज करेगा आपसे? आप तो खुद मारते हैं मुसलमानों को। वायलेंस, हम जी वी आर पीसफुल रिलीजन, अरे तुम तो छोड़ते नहीं शियों को, कहीं रास्ते में मिल जाए उसका। अभी किसने, मैं पाकिस्तान की सुन रहा था खबर, पाकिस्तानी डॉक्टर है, कोई उसने छोड़ दिया, नाम हटा दिया, कोई रिजवी था उनका, उन्होंने कहा भैया माई बाप माफ करो, मैं सिद्दीकी बन जाता हूँ। अनबिलीवेबल है ना कि पाकिस्तान बना के मुसलमान को मार रहा है, क्योंकि वो ब्रांड जिसको ढूंढ रहे हैं आप, वो मिलेगा ही नहीं। सो द अनलेस पाकिस्तान अनरावल, ये इतने बड़ी अच्छी सोचने वाले, इतने टैलेंटेड लोग इस कदर बदनसीबी में फंसे हुए हैं कि इनसे कुछ ये कुछ चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। जब तक पंजाब को पता चलेगा कि उसका कोई सी पोर्ट नहीं है, कि उसको सिंधी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अपनी एक्सपोर्ट करने के लिए, या बलूचिस्तान हर एक की वो नहीं है लौंडिया कि जो आए लूट के चले जाए, खत्म हो जाए। ईरान तक पीट रहा है आपको। 20-25 बलोच आपके बॉर्डर पे मार दिए, आप कुछ नहीं कर सके। जिसको देखिए लूट मार कर रहा है। चीन को अपना बाप बना दिया है। चीन में कई मिलियन मुसलमान, जेनोसाइड हो रहा है। आप कहते हैं नहीं, ये पैसा देता है ना, तो इसीलिए हम अब इस पे नहीं बोलेंगे। कहाँ का इस्लाम, कहाँ का सच बोलना, कहाँ का किरदार, कुछ भी नहीं रखा। अरे हिंदुस्तानी होते तो कुछ शर्म हया होती, कोई प्राइड होती, को पता चलता कि देखो G7 के अंदर उसको बुलाया जाता है, ये क्वाड की मीटिंग होती है तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बुलाया जाता है। आपको बुलाया जाता है किस लिए? कि साहब वो श्रीलंका में कोविड से मरने वालों को दफनाने की इजाजत दी जाए।
इसके लिए प्राइम मिनिस्टर जाते पाकिस्तान तो उन्होंने कहा चलो भाई इनको दफना दो। आज उन्होंने बुर्का पे पाबंदी लगा दी, आपने सुना होगा। श्रीलंका ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह लग गया बुर्का। बहुत शौक है ना आपको बुर्का पहनने का, पहनो अब जा। सर, इन्होंने जो अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान ने जो एलओसी के ऊपर सीज फायर किया है और कहा है कि जी फायरिंग नहीं होगी, साथ ही सालों से एक चीज चलती चली आ रही है कि इंडिया कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आते हैं और पाकिस्तान कहता है जी नॉन स्टेट एक्टर्स जाते हैं। तो ये चीज कब तक, तो सर आपके ख्याल से सर ये कब तक चलता रहेगा? और ये तो यही कहते हैं कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम जो हुकूमत है वो किसी को नहीं भेज रही, तो इसको रोकने का कोई तरीका है आपके पास? पहले तो ये देखेंगे ना कि इंडिया कहता है कि पाकिस्तान से घुसपैठिए घुस के मारपीट करते, इसमें कोई डिस्प्यूट है क्या पाकिस्तान में? पाकिस्तान कहता है कि हम नहीं भेज रहे, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो हमारी परमिशन के बगैर जा रहे हैं, हम भी इनको रोक। अच्छा, जैसे पहले ये कहते थे ना, जब धमाका हो जाता था ना, कहीं पे ब्लास्ट होता तो कहते थे हम इजाजत नहीं देंगे ब्लास्ट करने की, तो लोग कहते थे क्या कोई इजाजत मांगने आ रहे हैं कि हमें ब्लास्ट करने की इजाजत दो? तो बहरहाल ये कह रहे हैं हम इजाजत नहीं देंगे कि वो बॉर्डर क्रॉस करे। The point is nothing moves without the establishment in Pakistan. Who is that establishment? You and I don't need to discuss it. The entire country knows कि कौन कैमरे लगाता है, कौन भेजता है इंडिया के अंदर, किसने भेजा बंबई में, किसने भेजा लोकसभा करने के अंदर, कौन रोज जाते हैं वहां जिंदाबाद के नारे लगाए मारे जाते हैं और दूसरों को मारते हैं। मैं श्रीनगर होके आया हूँ, मैंने पूरा जम्मू ये तमाम इलाका मैंने देखा बगैर परमिशन के। बाय द वे आप चले जाएं क्योंकि शक्लें हमारी वैसी हैं, डर डर के लोग नहीं जाते। मैं बैठो, कौन पूछेगा, कौन देखेगा, अरे ये तो ऐसा लगे। तो सर उधर से आए तो शक्लें कोई वो जो है इटालियंस जैसी तो नहीं हो जाएंगी भाई? आप देख, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था, बट आई हैव बीन देयर। जितना भी है एक्टिविटी, ये एंटी हिंदू फीलिंग, इसका एक ही सोर्स है, वो है पाकिस्तान, इट्स प्रोपेगेंडा मशीन एंड इट्स एस्टैब्लिशमेंट दैट विशेस टू ब्लीड इंडिया। ये इनकी स्ट्रेटेजिक वो है। एक इनको है कि डेप्थ, कि अफगानिस्तान के अंदर पिच ऐसी होनी चाहिए कि हमारा 12th मैन भाग के वहां छुप जाए, उसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं ना, कि काबुल तक सब हमारा है। और यहां इनका है कि एंटी हिंदुइज्म और हिंदू हेट्रेड फैलाओ उन इलाकों में जहां मुसलमान थोड़ी सी, यानी कश्मीर, कलकत्ता और केरला, वहां ये अपनी गेम खेल रहे हैं। इन्होंने पूरा ये जो फार्मर स्ट्राइक भी है, ये सिखिज्म और खालिस्तानी रैकेट को बैकिंग करके इंडिया को वो ब्लीड करने का पूरा उनका सिस्टम है कि ये आपस में उसमें ही सॉर्ट आउट करते रहें। इनको पता नहीं है कि इंडिया की जीडीपी 12% पे गई है और पाकिस्तान की 1.5% है। इनको परवाह नहीं, क्योंकि इनके बच्चे रहते हैं अमेरिका में, इनके अपने पासपोर्ट जाली बने हुए हैं, ये जब चाहे आए या जाएं। इनको कैलिफोर्निया से लेके मेरे शहर टोरंटो तक इनके पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिसर्स एसोसिएशंस हैं। वहां ये बोलते हैं, जनरल और ब्रिगेडियर और कर्नल टाइप के लोग, उनके शॉपिंग मॉल्स हैं, वो सब रह रहे। तो उनको कभी जंग लड़ने के लिए थोड़ी है, ये तो कभी भी नहीं लड़ेंगे। ये तो किसी फौजी को भेजेंगे ना, जवान खड़ा हो जाओ, मर जाओ। अब मैं क्या, आपने 65 की जंग में कसूर शहर से सारे ईसाइयों को निकाल दिया, कभी किसी ने उस पर बात की कि जो सदियों से रह रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को वोट दिया पार्टीशन के वक्त, आपने सारे वो जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन वहां के थे, उनको कसूर से they were expelled and I don't know where they went. हमारा एटीट्यूड क्या है? किसी मैं गैर मुसलमान को तो छोड़ें, पाकिस्तान क्रिएशन हैज बीन अ कर्स ऑन मुस्लिम्स। 30 लाख मर गए बांग्लादेश में, पाकिस्तान नहीं मारा ना, मुसलमानों को ही मारा। और आप देखिए बांग्लादेश में फिर वही चल रहा है चक्कर। तो सर अब इन्होंने ये हिस्ट्री भी तो गलत ही पढ़ाते हैं ना। अभी कल ही मुझे एक साहब कह रहे थे कि कभी आपने सोचा है कि 71 की वॉर में एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हमने सारा कब्जा कर लिया है,
और अगले दिन इन्होंने हथियार डाल दिया। किसने कहा था, कहाँ कब्जा किया? वो बेचारे खाने पीने को नहीं, रेडियो पाकिस्तान पे आ रहा था, ये पता रेडियो नहीं डॉन अखबार में आया था। उन्होंने कहा एक दिन पहले तक ऐसे बता रहे थे जैसे सब कब्जा कर लिया। हाँ हाँ, उन्होंने कहा था। आपको, मेरे पास फ्रंट पेज पड़ा हुआ है डॉन का, सरेंडर में। मैं कराची प्रेस क्लब में बैठा था जब याहिया खान ने तकरीर की। और आपको मैं बता दूं कि तमाम आपके जो ये बड़े जज्बे वाले मुसलमान सहाफ़ी थे, इनका एक एक्सप्रेशन मुझे आज भी है। पंजाबी में किसी ने कहा मगरों है, भुखे नंगे बंगाली, जान छूटी। सिर्फ एक हमारा जो प्रेस क्लब का पठान चौकीदार था, या हम दोस्तान अखबार था कराची से, वी वर फुल्ली इन सपोर्ट ऑफ मुक्ति वाहिनी, बट वी वर इन शॉक। कितने हमारे दोस्त बिछड़ गए हमेशा के लिए, कहीं उससे तो मैं आज तक नहीं मिला। सर, डॉन अखबार जैसे न्यूज़पेपर ने गलत खबर छापी। डॉन की तो बड़ी, जैसे कहते हैं कि बड़ा समझा जाता है कि सही न्यूज़ देते हैं। जिन्ना साहब नहीं बनाया ना डॉन अखबार और पाकिस्तान। जिन्ना साहब तो उस वक्त नहीं थे ना, लेकिन फिर भी सर, डॉन, हम तो बड़ा बिलीव करते हैं डॉन के ऊपर। मैं तो पढ़ती डॉन हूँ कि सही न्यूज़ मिलेगी, और मुझे अब पता चला कि डॉन वालों ने भी झूठ बोला। एक वॉर में हर कोई झूठ बोलता है, और हर कोई जो मजहबी जंग लड़ता है वो सच के काबिल ही नहीं रहता, क्योंकि आप तो मजहबी जंग लड़ रहे हैं ना। यू आर फाइटिंग फॉर गॉड। वो गाना भी था उस जमाने में, फॉर गॉड्स ऑन माई साइड। खैर छोड़े, मेरी एज समझ में आ जाएगी लोगों को। बट वी वर क्रिमिनली नेग्लिजेंट इन लाइन टू आवरसेल्व्स। पाकिस्तान टेलीविजन में जो बंगाली हमारे कॉलीग्स थे, उनके साथ जो हशर हुआ मैंने वो देखा है। एवरी इवनिंग मैं अपने 2 बंगाली कॉलीग्स के साथ वॉक करता था फ्रॉम एबट रोड, लाहौर टेलीविजन, टू माय हॉस्टल एट YMCA, जहाँ I was staying, and I would then take them to their home and come back. I have seen the fear in their eyes कि कैसे लोगों का एटीट्यूड था दफ्तर में, हाउ पीपल ट्रीटेड देम, कैसे उनके पीठ पीछे भूखा बंगाली आम कहते थे। ऐसा ऊपर वाले अभी तक कहते हैं सर, अभी तक ये चल रहा होता है। लोग किसी को कहना हो तो अभी भी लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत दफा मैंने सुना है। हाँ, तो इसीलिए 10% ग्रोथ रेट है बांग्लादेश की, और पाकिस्तान खड्डे खूच जाके बह गया। कुछ ना आता है, ना लिटरेसी, ना कॉलेज। अरे प्यार की शादी नहीं करने देते, ये कैसे लोग हैं? बोल रहे ना कि क्या हो गया? अरे मेरी बीवी ने तो 1970 में मुझे प्रपोज किया था। सर, आपको पता है 2 दिन पहले एक लड़का और लड़की जिन्होंने 1 साल पहले पसंद की शादी की थी, ढूंढ के गोलियां मार दी उन दोनों को, साल के बाद, शादी के 1 साल के बाद। और वो न्यूज आ रही थी टीवी पे। जस्ट इमेजिन। और कहाँ, सोचिए पाकिस्तान कहाँ था 1970 में, कि everybody knew and in my case I stayed in university for another 3-4 years. Nobody even thought anything about it. बस वो हंसी मजाक चलता रहता था। वो नरगिस के सिगरेट सब पीते थे, उससे मांग के मुझसे कहते झगड़ा मत करना, उसके पास विंस्टन के सिगरेट। बट ये पागलपना I could never have imagined. आप, मेरे पास तस्वीरें हैं यूनिवर्सिटी की, आप कहें तो मैं एक दिखाऊं आपको फोटो? जरूर सर। एक सेकंड रुकिए जरा, मैं आपको सॉरी अबाउट दैट। ये देखिए, हाँ सर, थोड़ा सा ऊपर किएगा, थोड़ा ऊपर ऊंचा किएगा। हाँ। जी ये देखिए, ये 8 थोड़ा सा ऊपर किएगा। हाँ, तस्वीर को जी। ये बीच में है मरहूम नजमा जमील, और ये हैं एक साहब फहीम, ये कोने में जो हैं,
और ये जो दोस्त हैं हमारे, ये बाद में जाके इंटेलिजेंस ब्यूरो में बैठे, ये मैं बरखुरदार बैठा हुआ हूँ। सर थोड़ा ऊपर गिएगा, पिक्चर हाफ नजर आ, अच्छा ठीक, हाँ। ये सलमा जमील हैं, वो भी शी हैज पास्ड अवे। कुछ दोस्त हैं यहाँ जो रावलपिंडी में रहते हैं। ये कराची यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी है 1970 की, और यूनिवर्सिटी ने कानून निकाला, ये बदबख्त लोग, बदनसीब लोगों की कमी नहीं है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मरहूम IH कुरैशी ने कानून डाला कि लड़का और लड़की अगर चलेंगे तो 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए बीच में। हमने पट्टियां ली 3-3 फीट की और कमर बट आप सोचिए कि हाउ काउंटर इंट्यूटिव, काउंटर ह्यूमन इज द पाकिस्तान नैरेटिव, कि they celebrate marital rape and they are offended by someone falling in love. तो उल्टी दुनिया हुई ना। 15-15 साल की लड़कियों को मैसेज में मैंने देखा शादियां हो रही हैं बडेरों के साथ। माय गुडनेस। अभी एक मुल्ला ने की है, ही 64 और 14 साल की बच्ची है, और कह रहा है कि 2 साल के बाद रुखसती कराऊंगा। अरे 2 साल के बाद भी तो वो 16 साल की होगी, और खुद 66 का हो जाएगा। बेगैरत आदमी, शर्म भी नहीं आती उसको, और ऐसे मजे से कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, 2 साल के बाद रुखसती करा लूंगा। तो कोई रोकने वाला नहीं है, उल्टा कहते हैं हाँ जी हाँ ये तो बड़ा जायज है। It is widespread accepted belief that if you are in your 60s, the best way to rejuvenate your जवानी is to marry a younger woman. मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मुसलमानों का अकीदा है। ये प्रोटीन डिफिशिएंसी जो उनमें आएगी, ये एक नई बीवी लेके आएगी, वो फिर पराठे भी बनाएगी, दूसरी बीवी चिक चिक करेगी। मतलब इट्स अ हॉरर स्टोरी दैट स्टार्ट्स एट होम। और ये मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी का आदमी है, और एक जमाने में इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसी तरह का एलिगेशन मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर भी लगा था, और उसको कहा गया कि वो लड़की के बाप को पता नहीं 30,000 के 20,000 दिए थे, तो कहता है कि वो तो मैं उनकी मदद कर रहा हूं। तो किसी ने कहा मदद कर रहे थे या आपने खरीदा है बच्ची को? तो ये तो हमारे मुल्लाओं का तो कोई हाल नहीं है। तो जाने दे, मुल्ला कहाँ से, सारे जो हैं वो मुल्लाओं के पीछे पढ़ते ना नमाज। जिस दिन आपके पीछे नमाज पढ़ लेंगे उस दिन बात होगी। हमने तो अपने बैकयार्ड में यहाँ जुमे की नमाज पढ़ाई थी, जहाँ राहिल रजा हमारी दोस्त हैं, उन्होंने नमाज लीड की थी। मेरी बेटी का निकाह एक औरत ने पढ़ाया था। ये इंडिविजुअल छोटे छोटे स्टेप्स करके आप रिस्क लेके बदल सकते हैं। अब कोई ऊपर से पैगंबर नहीं आने वाला, और ना कोई अमेरिकी फौज आनी है आपको बचाने के लिए, और ना ही इंडिया बॉर्डर करेगा आपको। वो वहां देख देख के हंस हंस के मर जाते हैं कि ये तो हिल ही नहीं रहे। You know, like we are in a... I still remember के कॉलेज में मेरी टीचर थी इस्लामियात की, तो मैंने उनको कहा कि जब हम रात को फिल्म देख रहे होते, कोई हम इंडियन मूवीज CD ला के DVDs पे देखा करते थे, तो मैंने कहा मुझे नींद नहीं आती, मैं पूरी फिल्म देख लेती हूँ। मैंने कहा लेकिन जिस दिन जागने की रात होती है कि कभी कुछ है कभी कुछ रिलीजियस, तो मैंने कहा उस दिन मुझे नींद आ जाती है। तो कहती हैं बेटा वो फिल्में जो है ना वो कांटे हैं, तो कांटों पे तुम्हें नींद नहीं आती, और ये इबादत की रातें जो होती हैं वो फूल होते हैं, तो तुम सो जाती हो। मैंने कहा बस फिर मेरी गलती तो नहीं है ना कि अगर मैं सो जाती हूँ तो उसमें कैसी आप सोचिए किस लेवल पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जादूगरी में फंसे हुए हैं, टूने टानों पे। आप देखिए, मैं एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये कनाडा में आपको गाड़ियां चलती नजर आती ना, मैं गाड़ी का रेयर व्यू मिरर देख के बता देता हूं कि किसकी गाड़ी है ये। अच्छा, जो कि यहाँ के रहने वाले वो उनको क्लियरली पता है कि ये सबसे डेंजरस चीज है एक्सीडेंट में, अगर इस पे कुछ लगा हुआ हो तो इट कैन ब्लाइंड यू। लेकिन जैसे जैसे आप दुनिया की ज्योग्राफी बदलते रहें, किसी का इतना बड़ा सिल्वर का टिश्यू का डिब्बा पड़ा होता है जैसे कि पता नहीं इजाद किया उसने, वो पड़ा होता है 4 टांगों के ऊपर मुंह खोल के टिश्यू। किसी का वो घूम रहा होता है डाइस 2,
आगे पीछे चीनियों के अलग मजे हैं, कुछ डीवीडी घूम रहे होते हैं। मुसलमान का ये फर्ज है कि उसके ऊपर से कोई कुरान की सूरतें घूम रही हैं। You are driving a car, for goodness sake. You're not going to heaven कि उसकी गाइडेड चाहिए। आप कार की ऐसी तैसी करके, सबसे ज्यादा इंजरीज उनकी होती हैं जिनके रेयर व्यू मिरर से कोई लटका हुआ हो, लेकिन वो सब ईस्ट ऑफ ग्रीस जो है आपको मिलेगा। किसी का डिब्बा लटक रहा है, किसी के फूल लटक रहे हैं, आगे पीछे घूम के इतनी आयतें, ग्लव कंपार्टमेंट में एक कुरान पड़ा हुआ होता है जैसे प्रोटेक्शन डिवाइस है। अरे ठेका लिया हुआ है तुम्हारी जहालत को बचाने के लिए कुरान, तुमको क्या वो जैसे आदर्श कावस जी का मैं बताना चाहूंगी लास्ट में कि वो नहीं कहा करते थे कि रेत बजरी जो है उसमें सीमेंट में बहुत ज्यादा बजरी और वो रेत मिला देते हैं कि बिल्डिंग खड़ी करेंगे और उसके ऊपर माशाल्लाह लिख देंगे कि बस नजर ना लगे। कहते बाकी अपनी मिलावट नजर नहीं आती, तो एकदम से बोला करते थे ना कावस जी। तो वो कहते हैं कि वो बाकी अपनी चोरी नजर नहीं आती, बाकी जो है वो बस माशाल्लाह लिख के समझेंगे काम हो गया, आप बिल्डिंग को कुछ नहीं होना। We are very very far away from truth। जो आपके पड़ोसी मुल्क का मोटो है कि ट्रूथ ऑलवेज राइजेस, झूठ वहां पे भी बेतहाशा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उनकी एस्पिरेशन है सच की। हमारी एस्पिरेशन जो है वो गज़वा हिंद है कि जहां सच की तलाश है उनको कैसे हम तबाह करें। यू आर नोबडी। ना कभी ईरानियों ने देखा होगा कि हमको हिंद पे हमला करना है, ना कोई यूएई से जाता है। इनको मुसीबत बहुत ज्यादा कि हिंदू को कैसे मारना है। अरे तुम खुद हिंदू हो, आप ऑनेस्ट टू गॉड, हम कहाँ के? सारी औरतें तो है ना हिंदू, क्योंकि हिंदू औरतों की तो फौज आई नहीं थी कहीं, तो हिंदू औरतों को मुसलमान बनाया ना, तो वो औरतें ही मान लें कि वो हिंदू उनकी एंसेस्ट्री है, वो कहाँ की रिजवी हो गई। तो यू नो दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड, बट आइडेंटिटी क्राइसिस है। ना हम किसी की सुनना चाहते हैं, ना हमें पता है कि हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं। जो हमारा दुश्मन है वो हमें पाकी कहता है, हाँ? फिर हम कहते हैं हम नहीं पाके, वेरी बैड वर्ड। उसने कहा हरकत तुम्हारी सारी वो ये लैंग्वेज में दाखिल हो गया। it's a racist slur that is stuck on us and we have done absolutely nothing to solve it। अभी इस वक्त देखिए ब्रिटेन के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सचेकर, होम सेक्रेटरी सब इंडियन एंसेस्ट्री के बच्चे बड़े होके आ गए। जब पाकिस्तानी जीत के आए, हर एक ने कंट्रोवर्सी शुरू की। या बेगम वारिस क्या नाम था उनका, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, या वो नजीर अहमद को देखिए, या मेयर, हर जगह कंट्रोवर्सी, हर जगह पंगे लिए में। These Indian professionals, ministers are focused on written, COVID-19, economy, exchequer का इंचार्ज, वो everything। आप अपना हशर तो देखें कि हम तो सर सबने वैक्सीन बना लिया, हम तो अभी तक यही सोच रहे हैं कि इसके अंदर पता नहीं कहीं कुछ ऐसी हलाल और हराम के चक्कर में लगे हुए कि वो ना हो कि हमें ये लगाना पड़ जाए और ये हलाल ना हो। It's unbelievable कि it's very disturbing। बिल्कुल, यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर कि आपने ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यकीन करें कि आपके जैसे लोगों से सीखकर मैं तक जो है, मैंने हिस्ट्री बहुत हद तक अपनी ठीक करने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है। और ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए एडवांटेज है इस प्लेटफॉर्म का कि ये जो इंटरनेट और यूट्यूब वगैरह के उससे हम बात कर सकते हैं। हम कम से कम अगली जनरेशन हमारी जो होगी वो कुछ ना कुछ सही हिस्ट्री जानती होगी, उसे पता होगा कि हम कौन लोग हैं और हम कहाँ से आए हैं। बस दुआ करें उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज। थैंक यू।